ठीक है, तो आज हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज जो है वो व्यवहार आयुर्वेद पढ़ना है। और व्यवहार आयुर्वेद में जो एक चीज़ पूछी जाती है वो होती है जो आईपीसी की धाराएं हैं। ये किस तरीके से पूछी जाती हैं, जैसे आप वहाँ पे गए, आपको जो यूपी के इंटरव्यू होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक कोड मिलता है, कोड नंबर मिलता है। जब आप फिर एंटर करते हो पूछने के बाद कि सर मैं आई कम इन या मैम मैं आई कम इन वगैरह, फिर उसका जब आप अंदर जाते हो तो वो लोग वो चिट लेते हैं, उसमें कोड लिखा होता है। तो अगर कुछ ऐसा कोड हो जिससे कोई धारा वगैरह बनती है तो आपका जो इंटरव्यू है वहाँ से शुरू हो सकता है। कि कभी कभी वो लोग पूछ देते हैं कि आपकी जो मतलब आपका जो कोड है वो ये वाली जो ये धारा है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो व्यवहार आयुर्वेद में यही चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे। बाकी एज सच बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है क्योंकि टॉपिक तो फिर बहुत बड़ा है, लेकिन इतना कोई क्वेश्चन इससे बनते नहीं है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है धाराएं, वही आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन सी धारा जो है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, इससे रिलेटेड नोट्स जो है वो मैं ग्रुप पे शेयर भी कर चुकी हूँ, जिसमें सारी धाराएं एक साथ थी। और वो जो धारा है वो ये धाराएं जो है वो कौन सी धारा किससे रिलेटेड है, ये वाली जो चीज़ है ये मैं ग्रुप पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोगों का उस पर शेयर कर चुकी हूँ ये धाराएं। ठीक है, कि ये वाली धारा जो है वो इससे रिलेटेड है या इससे रिलेटेड है, बट ये आज मैं इसका डिस्कशन भी कर ले रही हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहते हैं, बाकी जो व्यवहार आयुर्वेद से चीज़ें हैं वो बहुत ही अगर कभी कभार पूछा जाता है तो पूछ लिया जाता है, अदरवाइज इससे ऐसा सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते व्यवहार आयुर्वेद से। ठीक है, और जो मैंने शेयर किया उन नोट्स के अलावा जो पारेख बुक है उसमें भी धाराएं दे रखी हैं, तो अगर आप वहाँ से देखना चाहें तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। मतलब बेसिकली ये है कि अगर आपका कोड नंबर कुछ धारा के हिसाब से फंस गया तो आपका क्वेश्चन जो वहाँ पर बन सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए ये धाराएँ जो है वो पढ़ना ज़रूरी होता है। लास्ट टाइम तो धारा से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे थे, इस टाइम अभी उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, बट फिर भी बाई चांस आपकी कोई ऐसी आ जाती है, अभी किसी का शायद 207 वगैरह था तो उससे पूछा गया था, तो इसलिए हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो व्यवहार आयुर्वेद में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग जो धाराएं हैं उसी से रिलेटेड जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आईपीसी की धारा 53A है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि जो इंडियन पिनल कोड है ये 1860 में कानून बनाया गया था। ठीक है, 1860 में जो है इंडियन पिनल कोड कानून जो है वो बना था। ठीक है, फिर आईपीसी की जो धारा 53A है वो किससे रिलेटेड है कि चिकित्सक जो है यानी जो डॉक्टर है वो पुरुष के शरीर की जांच कर सकता है बिना पुरुष की अनुमति के। ठीक है, अगर देखिए इस 53A का मतलब क्या, अगर पुलिस ने कहा है कि ये जो है आदमी है आपको इसके फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, तो डॉक्टर जो है बिना उस इंसान की, बिना उस आदमी की मर्जी के, पुलिस के कहने पे उसका क्या फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकता है। तो कौन सी धारा के तहत कर सकता है, आईपीसी की 53A धारा जो होती है उसके तहत बिना पुरुष की अनुमति के डॉक्टर जो है पुलिस के कहने पे जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो कर सकता है उस व्यक्ति का। ठीक है, फिर इसके बाद जो एक दो इंपॉर्टेंट वैसी धारा है 178 जो होती है वो क्या होता है, सम्मन की अवहेलना करने पर लागू होती है। ठीक है, अगर आपको कोई समन भेजा गया है कोर्ट की तरफ से और आपने उसका पालन नहीं किया तो उसकी अवहेलना करने पे लागू होती है। ठीक है, आईपीसी की जो 299 यानी 299 धारा है वो किससे रिलेटेड है, आत्महत्या का अपराध करने पे। ठीक है, कि जैसे जो आप खुद से आत्महत्या का अपराध जो करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं, उसके लिए क्या है आईपीसी की धारा 299 है। ठीक है, ये आत्महत्या का अपराध करने पे है। ठीक है, 302 जो है वो जो है 302 जो है वो क्या होता है, परहत्या के लिए होती है। ठीक है, उसमें परहत्या के मामले में सजा दी जाती है, सुना भी होगा बहुत बार टीवी में, धारा 302 के तहत ये फैसला दिया जाता है। ठीक है, तो एक क्लास की टाइमिंग तो 4 ही बजे है, रोज़ 4 बजे ही रहती है। कल बस एक शिफ्ट किया था मैंने टाइम को, तो इसलिए क्या कहते हैं था चेंज, बाकी तो 4 बजे ही है क्लास टाइमिंग। ठीक है, तो जो धारा 299 है वो किससे रिलेटेड है, धारा 299 का मतलब है आत्महत्या करना से का अपराध करने पे। जो धारा 302 है वो क्या शिशु वध के लिए है। ठीक है, यानी कि शिशु वध को क्या मानव के समान ही वध माने, एक तो क्या परहत्या का अपराध, दूसरे किसी का मर्डर करने पे जो सजा मिलेगी उसके मामले में है, दूसरे का मर्डर करने के लिए, दूसरा क्या शिशु हत्या के लिए भी है। ठीक है, तो हम लोग कब गर्भपात मानेंगे और कब शिशु वध मानेंगे। ठीक है, तो उसकी एक डेफिनेशन है कि क्या कहते हैं, जब गर्भ जो है वो 210 दिन पूरे कर लेता है। ठीक है, यानी जो फीटस है अगर वो 210 दिन जो है उसके पूरे हो जाते हैं और उसके बाद क्या है गर्भपात कराया जाता है, तो इसे क्या है शिशु हत्या माना जाएगा। यानी 210 दिन के बाद अगर क्या है फीटल की डेथ कराई जाती है या उसे मारा जाता है पेट में, तो उसे क्या बोला जाएगा, शिशु हत्या माना जाएगा। ठीक है, और उसमें जो सजा होगी वो धारा 302 जो है यानी आईपीसी की धारा जो 302 है उसके तहत होगी। तो 210 से पहले क्या है अलग नियम है, अलग सजा होगी, अलग धाराएं लगेंगी। लेकिन अगर बच्चा जो है 210 दिन का गर्भ जो है वो पूरा हो चुका है और उसके बाद उसे मारते हैं तो धारा जो है आईपीसी की धारा 302 लगेगी। जो हत्या का होता है
ठीक है। परहत्या यानी कि दूसरों को मारने का अपराध करना, उसके लिए जो सजा है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये परहत्या का अपराध करने के लिए है, ठीक है, शिशुवध के लिए, ठीक। फिर धारा 302 जो होती है, इसमें क्या हो गया, परहत्या के मामले में सजा हो गया, मैंने बता दिया। 306 जो होती है वो होता है परहत्या के लिए प्रेरित करना, यानी किसी को उकसाना कि वो मर्डर करे, ठीक है। तो उसके लिए किसमें धारा लगेगी, कौन सी, आईपीसी की धारा 306 है, परहत्या के लिए प्रेरित करना। 307 क्या होता है, परहत्या का प्रयत्न करना, यानी किसी का मर्डर करने की कोशिश करना, वो क्या है, धारा 307 होती है, ठीक है। धारा 304 ए कौन सी होती है, गैर जिम्मेदाराना चिकित्सा करने पे लागू होती है, ठीक है। तो 304 ए, ठीक है। आईपीसी 304 ए जो है वो क्या होता है, गैर जिम्मेदाराना चिकित्सा करने पे ये लागू होती है, ठीक है। 304 बी जो है वो क्या है, डाउरी डेथ के लिए है, यानी दहेज मांगा और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर उसकी वजह से क्या है, जो लेडी है उसको मार डालते हैं, तो ये क्या डाउरी डेथ के लिए कौन सी धारा है, 304 बी है। और 304 ए जो है वो क्या है, गैर जिम्मेदाराना चिकित्सा करने के लिए है, ठीक है। 304 बी क्या है, डाउरी डेथ के लिए है, ठीक है। 309 क्या होता है, आत्महत्या का प्रयास करने के लिए, मतलब कोशिश की लेकिन बच गए, तो 309 क्या होती है, आत्महत्या का प्रयास करने के लिए, ठीक है। 312 क्या होता है, स्त्री जो है, लेडी जो है, उसकी सहमति से गर्भपात करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर 312 में क्या है, आईपीसी की धारा जो 312 है वो क्या, स्त्री की सहमति से गर्भपात है, अगर मतलब उसमें फीमेल की भी इच्छा थी और उसके बाद गर्भपात कराया गया, तो जो सजा मिलेगी वो क्या है, 312 के तहत मिलेगी, ठीक है। इसमें सजा क्या होती है कि बच्चा अगर क्या है, जीवन क्षम था तो उसको क्या 3 वर्ष की होती है, और वैसे क्या होता है 7 वर्ष की, अगर जीवन क्षम से पहले है तो 3 वर्ष और जीवन क्षम होने के बाद है तो 7 वर्ष, ठीक है। इतना डीप नहीं जाना है। 312 जो है वो स्त्री की सहमति से गर्भपात करा रहे हैं, तो उसके तहत जो सजा मिलेगी वो 312 में। 313 जो है, तो 313 क्या होता है, स्त्री की बिना सहमति से गर्भपात करवाना, ठीक है। तो ये जो लाइन से धाराएं हैं ये गर्भपात से रिलेटेड है। 312 क्या होता है, लेडी जो है उसकी सहमति से, उसकी परमिशन से गर्भपात हो रहा है। 300 क्या कहते हैं 13 जो होती है वो क्या होती है, स्त्री की बिना सहमति के गर्भपात हो रहा है। 314 जो होती है, गर्भपात करा रहे हैं और उस क्रम में क्या गर्भिणी की क्या मृत्यु हो जाती है, यानी गर्भपात कराया, अबॉर्शन कराया और उस प्रोसेस में क्या लेडी जो उसकी डेथ हो जाती है, तो सजा किस में मिलेगी, 314 में मिलेगी, ठीक है। इसके बाद 315 क्या होता है कि गर्भ को जीवित पैदा होने से रोकने के लिए या फिर गर्भ में ही मार देने के लिए, मतलब बच्चा जो है जीवित पैदा ना हो, तो इसे या तो क्या पेट में मार दें या फिर जैसे ही वो पैदा हो रहा है उसके बाद उसे मार दें, ठीक है। तो इसकी सजा किस में मिलेगी, आईपीसी की 315 में। तो 312 क्या है, लेडी की सहमति से अबॉर्शन कराया। 313 क्या है, लेडी की बिना सहमति के अबॉर्शन है, तो सजा है। 314 क्या है, अबॉर्शन के प्रोसेस में अगर लेडी की डेथ हो जाती है। 315 क्या है, गर्भ को क्या जिंदा पैदा होने से रोकने के लिए या तो बच्चे को पेट में ही मार रहे हैं या फिर क्या जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके तुरंत बाद उसको मार दे रहे हैं, तो ये क्या है 315 है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है 316 में क्या होता है कि बच्चा जो है वो क्या वाइबल हो चुका था, ठीक है। तो उसके वाइबल यानी जीवन क्षम होने का मतलब क्या होता है कि बच्चा को अगर अब माँ के पेट से बाहर निकाल लिया जाए तो वो क्या है, वो सर्वाइव करने के एबल है, मतलब वो जैसे 2 महीने का बच्चा अगर उसे माँ के शरीर से बाहर निकालेंगे तो मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यानी वो स्टेज जिसमें अगर किसी कारणवश बच्चे की डिलीवरी करा ली जाती तो वो क्या है जिंदा रहने के उसके चांसेस जो हैं वो थे, तो उसे क्या बोलते हैं, जीवन क्षम बोलते हैं, ठीक है। पहले 28 वीक्स था, 24 वीक्स हो गया है, ठीक है। पहले ये 28 था, 24 हो गया, तो जीवन क्षम हो गया, उसके बाद अबॉर्शन करा रहे थे और उस क्रम में क्या है जो लेडी है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है 316 में मिलेगी, ठीक है। 318 में क्या है, स्त्री का प्रसव छिपाने का दोषी, मतलब अगर डिलीवरी कराई है और उसके बारे में बताया नहीं है तो उसमें क्या ये सजा जो है किस में मिलेगी, 318 में मिलेगी, ठीक है। 319 में क्या होता है, किसी तरीके से किसी को मारना पीटना या चोट पहुंचाना, ठीक है। तो इंजरी से रिलेटेड जो है वो क्या 319 में है, ठीक है। और 320 जो है वो क्या सीरियस इंजरी है। सीरियस इंजरी में क्या आता है, किसी का अगर अंगूठा भी कट गया, ठीक है, या किसी का क्या कहते हैं कोई ऐसा पार्ट है जो ऐसी इंजरी हो गई जिसे क्या है किसी भी तरीके से क्या रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, मतलब 319 और 20 में डिफरेंस का, 319 में लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, खरोच आ गई, 2-4 झापड़ा पड़ पड़े, इस तरीके की इंजरी है तो उसके तहत सजा जो है वो 319 में दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ग्रीवियस इंजरी है यानी इस तरीके की चोट लगी है कि अब क्या है जो चीज़ हो गई है उसे रेक्टिफाई करना पॉसिबल नहीं, मान लीजिए लड़ाई में किसी की उंगली कट गई, किसी का कान कट गया, किसी के चोट लग गई है, किसी का कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसमें ग्रीवियस इंजरी किस में आती है, 320 में आती है, ठीक है। 354 किस में आती है, अश्लील हरकत करने के लिए या शील भंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 354 है वो क्या अश्लील हरकत के लिए, ठीक है। 366 क्या होता है, चिकित्सा करते समय रोगी की मृत्यु हो जाए,
ठीक है, यानी कि ट्रीटमेंट कर दे। तो आईपीसी की धारा 366 क्या है, चिकित्सा करते समय अगर पेशेंट की डेथ हो रही है, जबकि 304 ए क्या थी, गैर जिम्मेदाराना चिकित्सा करने पे लागू थी। ठीक है, कि पेशेंट का क्या सही से इलाज नहीं किया तो कौन सी धारा लगेगी, 304 ए। जबकि अगर ट्रीटमेंट करते समय पेशेंट मर जाता है तो कौन सी धारा लगेगी, आईपीसी की धारा 366 होती है। ठीक है, 369 जो है वो किडनैपिंग के लिए होती है। 375 जो उसमें बलात्कार की परिभाषा बताई गई, यानी रेप की डेफिनेशन बताई गई। ठीक है, आईपीसी की धारा 375 में रेप की डेफिनेशन बताई गई। और रेप की डेफिनेशन क्या है, रेप की जो रेप हम लोग कब कहेंगे, अगर वजाइना में पेनिस का इंसर्शन होता है, ठीक है, तो उसे ही रेप माना जाएगा। ठीक है, अगर क्या कहते हैं जो पेनिस है वो वजाइना में एंटर नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या रेप की कैटेगरी में नहीं रखेंगे फिर। ठीक है, उससे हम लोग बलात्कार का प्रयास है या रेप अटेम्प्ट हुआ है उस तरीके की धाराएं लगेंगी, उस पर शील भंग ये सब धाराएं लगेंगी। लेकिन अगर पेनिस जो है वो वेजाइना में एंटर करता है तो उसे रेप माना जाता है, रेप की यही डेफिनेशन होती है। और अगर एंटर नहीं कर रहा तो उसे रेप में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो रेप की जो डेफिनेशन है ये किस में दी गई, 375 में दी गई है। ठीक है, जबकि सजा जो है, रेप की जो सजा बताई गई है वो किस में बताई गई है, 376 में बताई गई है। ठीक है, 376D क्या है कि अगर कोई हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के परिसर में कोई भी हॉस्पिटल का जो आदमी है वो किसी फीमेल के साथ क्या है किसी भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसमें किस धारा के तहत सजा मिलेगी, 376 के तहत सजा मिलेगी। ठीक है, 377 जो है वो क्या होता है, अप्राकृतिक सेक्सुअल एक्टिविटी है, जैसे ओरल सेक्स है या एनल सेक्स है। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं जो एनिमल सेक्स है, इन सब से रिलेटेड जो सजाएं होती हैं वो किस में होती है, धारा 377 में होती है। ठीक है, और जो धारा 376 थी उसमें क्या था, बलात्कार के लिए एक तो रेप की सजा थी और उसके साथ ही साथ क्या 376 और 497 में इसमें क्या बोला गया है, पर स्त्री गमन, मतलब जैसे क्या है कोई दूसरी फीमेल है उसके साथ क्या है धोखे से या फिर क्या कहते हैं उसको धोखे में रख के उसके साथ क्या है कोई भी सेक्सुअल रिलेशन बनाना, तो उसके लिए सजा क्या है 376 में और 497 के तहत मिलेगी। ठीक है, जो 511 बलात्कार की कोशिश करना किस में आएगा, 511 में आएगा। ठीक है, कर ना पाना। ठीक है, तो ये इसमें लागू किसमें, 511 में। ठीक है, इसी तरीके से फिर जो एक है 197 है, 197 क्या होता है, जो सेक्शन 197 है, इसमें क्या किसी भी तरीके का जो झूठा प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट है वो जारी करने पे, जैसे मतलब कोई किसी का फिटनेस सर्टिफिकेट झूठा जारी कर रहे हैं या किसी का क्या कहते हैं जो ये क्या कहते हैं लीव सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोग आते हैं, तो अगर आप गलत सर्टिफिकेट कोई भी जारी कर रहे हैं तो ये क्या सेक्शन 197 के तहत आता है और इसमें सजा का प्रावधान होता है। ठीक है, फिर सेक्शन 83 जो है उसमें क्या 7 साल से ऊपर और 12 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए क्या है कानून बनाए गए हैं। ठीक है, एक है सेक्शन 39, तो ये वाला उन्होंने शायद क्वेश्चन अभी पूछा भी है रिसेंट में कि उन्होंने बोला था कि अगर कोई पॉइजनिंग का पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे। ठीक है, तो मुझे नहीं पता वहाँ उन्होंने क्या आंसर दिया होगा, पर मेरे हिसाब से जैसे कभी भी कोई पॉइजनिंग का पेशेंट आता है तो सबसे पहले क्या हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, और अगर डॉक्टर ऐसा नहीं करता तो उसे किस धारा के तहत सजा मिलेगी, 39 सेक्शन 39 जो है कि जो किसी की हत्या करने के लिए मतलब किसी को मारने के लिए जो पॉइजनिंग दी जाती है तो उसमें चिकित्सक क्या होता है, जो न्यायिक अधिकारी है उनको सूचना देने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, सेक्शन 39 के अंतर्गत अगर कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसे मारने के लिए किसी ने पॉइजन दिया था या पॉइजन का केस है तो उसमें डॉक्टर का ये फ़र्ज़ होता है कि वो जो न्यायिक अधिकारी है उनको क्या उस रिपोर्ट के बारे में बताएं। ठीक है, तो ये कौन सा सेक्शन 39 में आता है। ठीक है, तो ये क्या है कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट तो और भी है, मतलब जैसे पारिख में भी दे रखे हैं, मैंने ये जो लिस्ट है ये ग्रुप पे शेयर की है। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे जो हम लोगों के मतलब से पूछे, देखिए वैसे तो वहाँ आपका नंबर जो है वो उस हिसाब से पूछ सकते हैं। ठीक है, जो नंबर आ गया, लेकिन ये होता है कि वो लोग भी थोड़ा जो कॉमन वाले होते हैं या जो बहुत फेमस होती है वही पूछते हैं। ठीक है, और उसमें भी क्या है जो मेडिकल से रिलेटेड ज़्यादा है इस तरीके की चीज़ें वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये पारिख में भी दे रखा है और मैंने जो ग्रुप है उस पर भी शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप लोग वहाँ से इन्हें एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जब हमारा नंबर कोड जो होता है इस तरीके का आ जाता है तो इंटरव्यू की शुरुआत जो है इन्हीं धाराओं से हो जाती है। ठीक, फिर इसके बाद एक दो इम्पोर्टेंट अधिनियम है, जैसे बाल अधिनियम है, तो बाल अधिनियम क्या है 1960, बाल अधिनियम 1960 है। उसके तहत क्या है कि 16 साल से कम उम्र का बच्चा जो है उसे हम लोग क्या फैक्ट्री में या फिर कारखाने में या फिर जो रेलवे है या फिर बंदरगाह है इसमें काम करने के लिए नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये सारी जगह जो है थोड़ी खतरनाक जगह है, यहाँ पे काम करना क्या लाइफ के लिए रिस्की हो सकता है। तो बाल अधिनियम 1960 के हिसाब से जो बच्चे 16 साल से कम उम्र के बच्चे को रेल, बंदरगाह, कारखाना और क्या कहते हैं फैक्ट्री, इन सब जगह पे काम पे हम लोग नहीं रख सकते हैं। ठीक है,
फिर बाल विवाह अधिनियम है 1978, जिसे शारदा कानून भी कहा जाता है, ठीक है। उसके तहत क्या था कि 21 साल का लड़का होना चाहिए और 18 साल की लड़की। बट जो अभी रिसेंट में चेंज हुआ है उसमें क्या हुआ है कि अब 21 साल जो है वो लड़कियों की भी मिनिमम एज कर दी गई है शादी के लिए जो की गई है, ठीक है। तो बाई चांस वो वहाँ ये पूछ सकते हैं कि क्या कहते हैं पहले 18 साल की अब 21 कर दी गई तो इसके क्या फ़ायदा है ना, ये क्यों किया गया इस तरीके का। तो इसके पक्ष में मतलब जैसे या क्या नुकसान है, तो इसके पक्ष और विपक्ष में क्या है आपको अपना आंसर देना होता है, ठीक है, अगर पूछ ले वो तो बाल विवाह अधिनियम जो 1978 है उसे शारदा कानून कहते थे। उसके तहत 18 साल लड़की की थी, 21 साल जो है वो लड़के की एज थी। अब लड़कियों की भी चेंज होकर क्या 21 साल हो गई है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि हिंदू विवाह अधिनियम आता है, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट। ये कब बना था 1955 में बना था, ठीक है। मतलब जिसके तहत ये था कि हाँ आप एक शादी कर सकते हैं, एक से अगर आप मैरिड हैं, आपकी बीवी जिंदा है तो फिर आप क्या है एक बीवी के होते हुए क्या दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे कानून था हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो क्या 1955 में बना है, ठीक है। फिर जो इंडियन डिवोर्स एक्ट है वो क्या 1969 में बना था, ठीक है। नहीं मैम मैंने काफ़ी दिन पहले ही शेयर कर दिया था इसको, आपको भी मैंने भेजा है, जो आप लोगों को नोट्स शेयर किए उसमें ये सब है। इंडियन डिवोर्स एक्ट जो है वो कब बना 1969 में बना था, ठीक है। मतलब डिवोर्स का क्या प्रोसीजर होगा, कैसे डिवोर्स देंगे, किस तरीके से जो फीमेल है उसको कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें है। अच्छा एक होता है बेस्टियलिटी। तो बेस्टियलिटी का मतलब क्या होता है, जो जैसे कुछ लोग जो है वो जानवरों के साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो जो जानवरों के साथ सेक्स करना है उसको क्या बोलते हैं बेस्टियलिटी बोला जाता है, ठीक है। और जो एनल सेक्स होता है उसको क्या सोडोमी बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट होते हैं, एक बेस्टियलिटी होता है यानी पशु मैथुन जो उसे क्या बेस्टियलिटी बोलते हैं, और जो एनल सेक्स होता है उसको क्या बोलते हैं सोडोमी बोलते हैं, ठीक है। और जो फीमेल नपुंसकता होती है उसको तो इम्पोर्टेंसी बोला जाता है, और जो फीमेल नपुंसकता होता है उसको फ्रिजिडिटी कहा जाता है। ये मैंने जब गायनी पढ़ाया था तब भी बताया था ना कि फीमेल नपुंसकता जो है उसको क्या फ्रिजिडिटी बोलते हैं, ठीक है। और जो मेल नपुंसकता है उसको तो इम्पोर्टेंसी कहा ही जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे जो हेयर है बाल हैं उनकी स्टडी को क्या है ट्राइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। और जो आर्सेनिक की पॉइजनिंग होती है उसमें क्या बालों का जो कलर होता है वो गोल्डन कलर के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है जैसे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है इसमें क्या है न्यूक्लियर डीएनए जो है मतलब जो डेक्टाइलोग्राफी यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसका फादर किसे बोला जाता है फ्रांसिस गैल्टन को बोला जाता है। फादर ऑफ डेक्टाइलोग्राफी या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है फ्रांसिस गैल्टन होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या कहते हैं बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया था 1970 में आया था, ठीक है। बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी मतलब जो जन्म होता है ना कि ये क्या मृत्यु दर और जो जन्म दर उसको देखने के लिए कि मतलब बच्चा पैदा हुआ है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और मृत्यु है उसका प्रमाण पत्र भी बनवाना है, ठीक है। क्यों जरूरी क्यों होता है ये क्वेश्चन पूछना जरूरत क्या इसकी, तो इसलिए होता है ताकि हमें अपना जो पॉपुलेशन है हमें एक तो ये पता चलेगा कि किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा पता चलेगा कि क्या कारण है डेथ के, जैसे मतलब मान लीजिए किस एज में सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है, ठीक है। फिर कॉज ऑफ डेथ क्या था, ठीक है। उस तरीके से क्या सरकार फिर क्या अपनी पॉलिसीज उसी के हिसाब से बनाती है, ठीक है। कि अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मोस्टली जो है वो जो यंग एज के लोग होते हैं उनकी डेथ होती है, तो इसलिए सरकार ट्रैफिक नियम सख्त करती है, कानून वो मतलब हेलमेट लगाओ, 2 से ज़्यादा लोगों को मत बैठाओ, इस तरीके के नियम बनते हैं, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो जो भी सरकार की पॉलिसीज़ होती है उसके लिए बर्थ रेट डेथ रेट, ठीक है, इन सब का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो कब आया 1970 में आया था, ठीक है। फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर लॉ जो है वो क्या कहते हैं क्लॉज जो है वो 20 में है, ठीक है। इसके बाद पीसीपीएनडीटी क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। 1994 में क्या आया था पीएनडीटी एक्ट आया था, नियोनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक की अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्या हम लोग ये सेक्स जो होता है बच्चे का वो डिटरमाइन नहीं करवा सकते हैं कि लड़का है या लड़की है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था लोगों को पता चल जाता था कि लड़की है तो वो लोग क्या भ्रूण हत्या के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो 94 में क्या पीएनडीटी एक्ट आया, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक की, इसमें क्या है आप सेक्स जो फीटस का वो नहीं रिवील करेंगे। फिर इसी में अमेंडमेंट हुआ 2003 में, क्या प्री कंसेप्शन यानी जैसे आईवीएफ होता है या कुछ दूसरे कंट्रीज़ है वहाँ पे क्या होता है कि आप कंसेप्शन से पहले जो बच्चे का सेक्स है वो डिसाइड कर सकते हैं कि लड़का चाहिए या लड़की। तो इंडिया में क्या ये भी बैन है, आप कंसेप्शन से पहले भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट किया गया 2003 में, तो क्या हो गया ये पीसीपीएनडीटी एक्ट आया, ठीक है। तो और इसके बाद क्या कहते हैं एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये कब आया 1986 में आया, ठीक है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो है वो कब आया 2015 में आया था, ठीक है। एमटीपी एक्ट जो है वो 1971 में आया था,
ठीक है। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो है वो 1993 में आया था, 1933 में, सॉरी, ठीक है। तो इंडियन मेडिसिन काउंसिल एक्ट जो है वो कब आया, 1933 में आया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो वो 1940 में आया था, ठीक है। इसका जो चैप्टर 4A है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का जो चैप्टर 4A है, उसमें क्या है, आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स जो होती हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजंस बताए गए हैं, ठीक है। कहाँ पे, 4A में आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी से रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स जो हैं, उनसे रिलेटेड प्रोविजंस जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 चैप्टर 4A में बताया गया है, ठीक है। और इसमें भी जो शेड्यूल ई है, शेड्यूल E1, उसमें क्या है, जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, मतलब आयुर्वेद की दवाओं में जो पॉइजनस ड्रग्स यूज होती हैं या यूनानी में जो पॉइजनस ड्रग्स यूज होती हैं, उनका डिस्क्रिप्शन कहाँ दिया गया, शेड्यूल ई में दिया गया, शेड्यूल E1 में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आइफेन है, आर्क है, भल्लातक है, ठीक है, इसी तरीके से हड़ताल है, मनाशिला है, तो इन सब का वर्णन क्या यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जो शेड्यूल F है, उसमें क्या है, ब्लड बैंक के लिए किस तरीके के प्रेमिसेस की जरूरत है उसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। जो शेड्यूल T है, उसमें क्या GMP जो होता है, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन की, उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल्स जो है वो बताए गए हैं, ठीक है। तो GMP से रिलेटेड जो आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन से रिलेटेड जो GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, उसके बारे में किसमें बताया गया है, शेड्यूल T में बताया गया है, ठीक है। और शेड्यूल J में क्या है, ऐसी डिजीजेस के बारे में बताया गया है जिनके लिए क्या है, आप ये क्लेम नहीं कर सकते, मतलब अपना प्रमोशन करते हुए आप जिसमें ये नहीं बोलेंगे कि ये 100% 100% गारंटी है कि बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की जो एलिमेंट्स हैं, जो बीमारियां हैं, जिनके लिए आप क्या ये क्योर दावा नहीं कर सकते कि 100% श्योर है, इनका डिस्क्रिप्शन किस में दिया गया है, शेड्यूल J में दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कॉस्मेटिक रूल आया कब, 1945 में। देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स जो है वो 1945 में आया, ठीक है। इसमें जो रूल 157 है वो GMP से रिलेटेड है, आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन की, ठीक है, कि कितना बड़ा घर होना, मतलब कितना बड़ा प्रेमिसेस होना चाहिए, फिर वहाँ पे क्या एक स्टोरेज रूम होना चाहिए, एक रूम है जहाँ पे औषधियाँ जो है बन रही हैं, फिर उसके बाद जो औषधि बन रही हैं तो वहाँ पे उसके बाद बनने के बाद वो कहाँ स्टोर होंगी, रॉ मटेरियल जो है उसको कहाँ रखा जाएगा, ठीक है। और किस तरीके से वहाँ पे वर्कर्स के रहने का, उनके काम करने के लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कितने वर्कर होने चाहिए, कितने घंटे उनका काम होना चाहिए, कैसे कैसे उन्हें मतलब रेस्ट और उनका जो वॉशरूम वगैरह है उसको यूज़ करने की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर सेफ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किस में बताई गई हैं, ड्रग एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो उसके अंतर्गत बताई गई, ठीक है। ये रूल 157 में है और शेड्यूल T जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का उसमें है, ठीक है। रूल 159 जो है वो किससे रिलेटेड है, कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस से, जो लाइसेंस है उसका कैंसिलेशन और सस्पेंशन से रिलेटेड 159 में है, ठीक है। रूल 161 जो है वो क्या, लेबल, पैकेजिंग और लिमिट ऑफ अल्कोहल फॉर आयुर्वेद, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग, मतलब 161 जो है 161 का 1 जो है रूल वो किससे रिलेटेड है कि जो आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स होती है तो उनमें जो कंटेंट पड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हें हमें क्या मेंशन करना होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या जो मतलब उन पे लेबल लग रहा है या पैकिंग हो रही है, कितनी अल्कोहल जो है वो किसी भी औषध मेडिसिन में मैक्सिमम कितनी अल्कोहल जो है उसका डोज रख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो 161 में बताई गई हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, जो शेड्यूल E में ड्रग्स हैं, यानी जो पॉइजनस ड्रग्स शेड्यूल E में बताई गई हैं, अगर वो उस मेडिसिन में पड़ी है तो हमें उस लेबल करते समय उस मेडिसिन, मतलब उस दवाई का जो लेबल और पैकेजिंग होगा उसमें क्या कॉशन वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कि मतलब कॉशन का मतलब क्या है कि ये इसको क्या है बहुत सोच समझ के खाना है, ठीक है, लेना है, ठीक है। या कॉशन या फिर टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन, जैसे कि नॉर्मली लिखा रहता है ना, क्योंकि अगर आप खुद लेंगे तो आपको इसके ऊपर क्या है हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और रूल 168 जो है वो भी किससे रिलेटेड है, स्टैंडर्ड ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन से, ठीक है। इसके बाद एक और एक्ट आया था क्या, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, 1954 में था। तो जैसे ये जो हम लोग देखते हैं कि रोड के किनारे या इस तरीके से जो विज्ञापन या इस तरीके से होते हैं कि क्या कहते हैं 100% इलाज है या बिल्कुल ख़त्म कर देंगे या फिर कल 2 दिन में दौड़ने लग जाएगा, चलने लग जाएगा, तो इस तरीके से ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का मतलब 1954 का मतलब क्या है कि जो ये भ्रामक विज्ञापन दिए जाते हैं या जो एडवर्टीजमेंट होता है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होता है, उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए क्या होता है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है 1954 में आया था, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछे जाने के वहाँ पे चांसेस हैं, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, ठीक है। अब हम लोग इंटरव्यू शुरू करते हैं।